मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको अवसादी शैलों में पाए जाने वाली संरचनाओं अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। विद्यार्थियों, पूर्व के एक व्याख्यान में अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैंने आपको दिया था। जैसा कि हम सबको विदित है, चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। जो अवसादी चट्टानें होती है वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के द्वारा सेडिमेंट्स के डिपोजिशन और कंसोलिडेशन से निर्मित होती है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में अर्थात अवसादी चट्टानों में जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनके बारे में इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स 3 प्रकार से निर्मित होते हैं: मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स, केमिकल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स। अवसादी चट्टानों में ये जो संरचनाएं निर्मित होती है, ये अवसादी चट्टानों में अवसादी चट्टानें जब निर्मित हो रही होती है उसी समय इसमें डेवलप हो सकती है, अर्थात जिन्हें हम पेनी कंटेम्परेनियस डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। अथवा ये सेडिमेंट्री रॉक्स जब डिपॉजिट हो जाती हैं, बन जाती हैं, तो इनके फॉर्मेशन के बाद सब्सिक्वेंटली इसमें स्ट्रक्चर्स डेवलप हो सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम पोस्ट डिपोजिशनल सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। पेनी कंटेम्परेनियस डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स कंप्राइज disturbed, distorted or deformed sedimentary layers produced by inorganic agencies. These features have been formed at the time of or very shortly after deposition of sediment, but in any case before the consolidation of sediments. जैसा मैंने अभी आपको बताया, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को पेनी कंटेम्परेनियस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये सेडिमेंट के कंसोलिडेशन होने से पूर्व में ही निर्मित हो जाते हैं। दूसरे प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे अभी आपको मैंने पहले बताया, उन्हें पोस्ट डिपोजिशनल सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। वो अवसादी चट्टानों के निर्माण होने के पश्चात सब्सिक्वेंटली उसमें डेवलप होते हैं। और जो एजेंसीज इनके लिए फॉर्मेशन में रेस्पॉन्सिबल होती है, उसके आधार पर हम इन्हें मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स, केमिकल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स 3 अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स में वर्गीकृत कर सकते हैं। जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, मोस्टली प्रिवलेंट स्ट्रक्चर इन सेडिमेंट्री रॉक्स डेवलप्ड ड्यू टू फिजिकल प्रोसेसेस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। जब चट्टान बन रही होती है तो उनमें फिजिकल प्रोसेसेस के कारण जो सेडिमेंट्री रॉक्स में स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं और आमतौर पर यह स्ट्रक्चर्स ज़्यादा पाए जाते हैं, इन्हें हम मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है स्ट्रेटिफिकेशन। लेयर्ड अरेंजमेंट इन ए सेडिमेंट्री रॉक स्ट्राटा में बी सिमिलर और डिसिमिलर इन कलर, कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड टेक्सचर। सेडिमेंट्री रॉक्स की जो बेसिक यूनिट होती है उसे हम संस्तर या बेड बोलते हैं। और ये जो बेड होता है या जो संस्तर होता है, इसका डिफरेंशिएशन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कलर में विभेद के कारण, संगठन में विभेद के कारण, ग्रेन साइज या गठन के विभिन्नता के कारण हो सकता है। 2 बेड के बीच का जो प्लेन होता है उसे हम बेडिंग प्लेन बोलते हैं। बेडिंग प्लेन में सेपरेट द स्ट्राटा फ्रॉम ईच अदर। किसी भी सेडिमेंट्री रॉक्स में स्ट्रेटिफिकेशन के तहत नंबर ऑफ बेड्स पाए जाते हैं और वो बेड्स विभेदित किस कारणों से होते हैं उसका अभी मैंने आपका उल्लेख किया।
और प्रत्येक दो बेड के बीच का जो तल होता है उसे हम संस्तर तल या बेडिंग प्लेन बोलते हैं। थिकनेस ऑफ ईच लेयर वेरीज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू मैनी मीटर्स। ये जो बेड की थिकनेस होती है ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक चौड़ाई लिए हुए हो सकती है, तथा इन लेटरल एक्सटेंशन इट मे शो कंटिन्यूटी फॉर सेवरल मीटर्स टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। ये बेड लंबाई में कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक विस्तारित हो सकते हैं। दे मे बी हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, वर्टिकल, फोल्डेड और बेंट and broken or overturned depending on the tectonic forces acting after their deposition। ये जो बेड्स हैं ये क्षैतिज अवस्था में हो सकते हैं, ऊर्ध्वाधर हो सकते हैं या अनत अवस्था में हो सकते हैं, फोल्डेड हो सकते हैं, बीच में से टूटे हुए भी हो सकते हैं या ओवरटर्न्ड हो सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है किस तरह के टेक्टोनिक फोर्सेस उनके ऊपर एक्ट करते हैं इन बेड्स के निर्माण होने के पश्चात। ये इस फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, अलग अलग लेयर्स के रूप में डिफरेंट लेयर्स में बेडिंग प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं और बेड्स दिखाई दे रहे हैं जो कि लगभग हॉरिजॉन्टल अवस्था में इस फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र में भी ये अलग अलग लेयर्स जो स्ट्रेटिफिकेशन की है उनको दर्शाया गया है। इसके अलावा जो और स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम लेमिनेशंस कहते हैं। लेमिनेशंस लेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। इंडिविजुअल लेयर्स जो 1 सेंटीमीटर से कम मोटाई वाली होती है उसे हम लेमिनी बोलते हैं। और ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लेज एंड सेल्स, जो शेल चट्टान में इस प्रकार की लेमिनेशंस पाई जाती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो संरचना पाई जाती है उसे हम क्रॉस बेंडिंग बोलते हैं। लेयर्स लाइंग वन अबव अदर आर नॉट पैरेलल, अर्थात ऐसे बेड्स जो सीरीज में पाए जाते हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के पैरेलल अवस्था में नहीं मिलते हैं। इरेगुलर और इंक्लाइंड रिलेशनशिप उनके बीच में होता है और इस प्रकार का डिपोजिशन छिछले पानी में आमतौर पर मिलता है। स्ट्रीम सफर्स रिपीटेड चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो पानी का फ्लो होने का डायरेक्शन है वो बदलता रहता है। इस कारण से क्रमागत बेडों की जो रेगुलरिटी है वो एक समान नहीं रहती। फॉल्स बेडिंग और करंट बेडिंग इनके उदाहरण हैं। टाइप्स ऑफ फॉल्स बेडिंग की अगर अपन चर्चा करें तो इन्हें 3 प्रकार से आगे विभेदित किया गया है: टेब्यूलर, लेंटिक्यूलर और वेज शेप्ड। जो टेब्यूलर फॉल्स बेंडिंग होती है उसमें टॉप एंड बॉटम सरफेसेस ऑफ द डिपॉजिट्स आर पैरेलल, इंटरवेनिंग लेयर्स आर इंक्लाइंड। अर्थात इनमें जो टॉप पर और बॉटम में जो डिपॉजिट्स में जो सरफेसेस हैं, जो बेड्स हैं, वो तो पैरेलल होते हैं लेकिन बीच में जो लेयर्स पाई जाती है वो झुकाव लिए हुए मिलती है। दूसरा जो है उसे हम लेंटिकुलर फॉल्स बेडिंग कहते हैं। इसमें ऑल लेयर्स शो एक्सट्रीम इरेगुलरिटी इन शेप एंड डिपोजिशन। इंडिविजुअल लेयर्स में बी इंटरसेक्टेड बाय मैनी अदर्स लाइंग एट डिफरेंट लेवल्स। सभी प्रकार की जो लेयर्स हैं उनमें इरेगुलरिटी शेप और डिपोजिशन में पाई जाती है और इंडिविजुअल लेयर इंटरसेक्ट आपस में एक दूसरे को करती रहती है अलग अलग लेवल पर। तीसरा जो फॉल्स बेडिंग का टाइप्स है उसे हम वेज शेप्ड कहते हैं। इसमें बियर्स सेट्स ऑफ पैरेलल लेयर्स, सेट्स बियर एंगुलर रिलेशनशिप, appears like interwoven edges in vertical cross section।
अगर इन्हें क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपस में गुथी हुई ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में इनकी एजेस दिखती है। इनमें एंगुलर रिलेशनशिप होता है और ये पैरेलल लेयर्स एक दूसरे के सापेक्ष दृष्टिगत होती है। ये इस फोटोग्राफ में हम लेमिनेशन देख सकते हैं, किस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर्स जो है इसमें डेवलप दिखाई दे रहा है। ये भी चित्र एक लेमिनेशन स्ट्रक्चर्स को शो कर रहा है। इस चित्र में टेबुलर क्रॉस बेंडिंग दिखाई गई है और इस चित्र में लेंटिकुलर क्रॉस बेंडिंग दृष्टिगत हो रही है। वेज शेप क्रॉस बेंडिंग का दृश्य इस चित्र में स्पष्ट देखा जा सकता है। क्रॉस बेंडिंग also known as cross stratification is layering within a stratum and at an angle to the main bedding plane। यानी जो मेन मुख्य जो संस्तर तल होता है उसके सापेक्ष एक कोण पर स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। द ओरिजिनल डिपोजिशनल लेयरिंग इज टिल्टेड, such tilting not being the result of post depositional deformation। Cross beds or sets are groups of inclined layers which are known as cross strata। Cross bedding forms during deposition on the inclined surface of bed forms indicates that depositional environment contained a flowing medium, typically water or wind। तो इस प्रकार से ये क्रॉस बेडिंग का निर्माण होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं नंबर ऑफ बेड्स अलग अलग डायरेक्शंस में एक एंगल लिए हुए दृष्टिगत होते हैं, इसलिए इसे हम क्रॉस बेडिंग कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है ग्रेडेड बेडिंग। ग्रेडेड बेडिंग component sediment in each layer appear to be characteristically sorted and arranged according to their grain size। Coarse set at the bottom and finest at the top, result of sedimentation in standing water by gravitative settling or subaqueous landslides or submarine earthquakes। ग्रेडेड बेडिंग में जो ग्रेन साइज हैं बेड्स में उनमें विविधीकरण होता है और जैसे मैंने अभी आपको बताया ग्रेन साइज के आधार पर अलग अलग बेड्स ग्रेडेड बेडिंग में पाए जाते हैं, जिसमें नीचे तली में बड़े ग्रेन साइज वाले कोर्स ग्रेन, जबकि ऊपर जैसे जैसे हम टॉप की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर जाते समय ग्रेन साइज छोटी होती जाती है और फाइनेस्ट जो ग्रेन साइज होती है वो टॉप साइड में मिलती है। ये किस वातावरण में बनती है उसके बारे में अभी आपको मैंने बताया कि रिजल्ट ऑफ सेडिमेंटेशन इन स्टैंडिंग वाटर बाय ग्रेविटेटिव सेटलिंग। पानी इकट्ठे हुए की वो परिस्थितियां जिसमें ग्रेविटेटिव सेटलिंग के दौरान लैंडस्लाइड या सबमराइन अर्थक्वेक से जुड़ी हुई घटनाओं के साथ कणों के आकार के आधार पर जो ये संस्तर बनते हैं उसे हम क्रमिक संस्तर या ग्रेडेड बेडिंग कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं दो अलग अलग चित्रों में नीचे बताया गया है ग्रेडेड बेडिंग किस प्रकार से दिखाई देती है। इस अगले चित्र में भी और स्पष्ट हम देख सकते हैं नीचे से ऊपर की ओर। अगर जब हम इस पर दृष्टि डालेंगे तो हम देखेंगे कि नीचे कोर्स ग्रेन के बेड्स हैं और जो जो हम ऊपर जा रहे हैं मीडियम ग्रेन और सबसे ऊपर फाइन ग्रेन बेड्स नज़र आ रहे हैं ग्रेन साइज के आधार पर। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम मड क्रैक्स बोलते हैं। ये पॉलीगोनल शेप में होते हैं। पॉलीगोनल और irregular cracks spread along the surface। Cracks are developed on the surface of drying mud in shallow environment। यानी कम गहरे वाले वातावरण में
मड के सूखने से जो उसकी सतह पर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं पॉलीगोनल साइज के शेप में, उन्हें हम मड क्रैक्स कहते हैं। दे गेट प्रिजर्व्ड व्हेन लेयर्स ऑफ मड कवर्स द डिपॉजिट्स। इनका प्रिजर्वेशन हो जाता है जिनके कारण ये दृष्टिगत होते हैं। When overlying layers get eroded, they become visible. मड क्रैक्स नीचे प्रिजर्व हो गए, उनके ऊपर कोई डिपॉजिट की लेयर जमा हो गई और वो ओवरलाइंग लेयर्स जब इरोड हो जाती है तो ये वापस हमको दृष्टिगत होने लगते हैं। ऐसी संरचनाओं को हम मड क्रैक्स बोलते हैं। ये इस स्लाइड में 2 प्रकार के मड क्रैक्स का फोटो दिखाया गया है, जिससे हम इसको मड क्रैक्स की संरचना को समझ सकते हैं। इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण संरचना जो सेडिमेंट्री रॉक्स में मैकेनिकली फॉर्म पाई जाती है, उसे हम रेन प्रिंट्स बोलते हैं। यानी जब बरसात आती है और बरसात की बूंदें सेडिमेंट की सरफेस पे गिरती हैं और उन बरसात की बूंदों का प्रिजर्वेशन हो जाता है, तो उन्हें जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हें हम रेन प्रिंट्स बोलते हैं। दे आर इरेगुलर small crater shaped depressions seen on fine grained dried sediments. Rain falling on fine grained compacted clays from crater like depressions. These get dried up and preserved under another layer of mud. तो किस तरह से क्ले की सरफेस पे बूंदाबांदी के दौरान जो छोटे छोटे गर्त बनते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई लेयर डिपॉजिट हो जाती है, वो सूखकर एक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाते हैं और बाद में रेन प्रिंट्स के रूप में दृष्टिगत होते हैं। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो जिस सेडिमेंट्री रॉक्स में किस एरिया में मिलते हैं तो उस एरिया की पेलियो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में भी हमको जानकारी प्रदान करते हैं। चित्र में नीचे 2 प्रकार के रेन प्रिंट्स कैसे दिखाई देते हैं उनको दिखाया गया है। इस चित्र में भी बहुत स्पष्ट तौर पर किस तरह से रेन प्रिंट्स प्रिजर्व होते हैं और स्ट्रक्चर्स के रूप में नज़र आते हैं वो स्पष्ट देख सकते हैं। इनके अलावा रिपल मार्क्स यानी वर्षा चिन्ह को अभी हमने देखा, और एक और जो इम्पोर्टेंट सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स है उन्हें हम रिपल मार्क्स कहते हैं। डिपॉजिट्स मेड इन शैलो वाटर, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल वेव लाइक इरेगुलरिटी इन लेयर। स्तर में शैलो वाटर कंडीशन में सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल फॉर्म में तरंगित संरचनाएं जो नज़र आती है उन्हें हम रिपल मार्क्स कहते हैं। ड्यू टू विंड एक्शन और वेव एक्शन ड्यूरिंग डिपोजिशन, जो अवसादन की जब निक्षेपण में दौरान जब अवसादन चलता है तो उस एनवायरनमेंट में विंड एक्शन के कारण या पानी की बॉडी में वेव एक्शन के कारण इस प्रकार के रिपल मार्क्स बनते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण अवसादी संरचनाएं हैं। नीचे फोटोग्राफ में रिपल मार्क्स को देखा जा सकता है। अगले इस स्लाइड में भी रिपल मार्क्स कैसे प्रिजर्व होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में सरफेस पर, उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं। ये एक और चित्र है जिसमें रिपल मार्क्स दिखाए गए हैं। मड क्रैक्स, रेन प्रिंट्स, रिपल मार्क्स are the confirmatory evidence for the formation of deposits in shallow water environment। जिस किसी एरिया में अगर अवसादी चट्टानों में मड क्रैक्स, रेन प्रिंट्स और रिपल मार्क्स जैसी संरचनाएं हमको नज़र आती है तो ये द्योतक है कि उन चट्टानों का निर्माण शैलो वाटर एनवायरमेंटल कंडीशन में हुआ था। अब हम केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा करेंगे। जो संरचनाएं अवसादी चट्टानों में रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित होती है उन्हें हम केमिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इनमें कंक्रीशनरी स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ कंक्रीशंस ऑफ वेरियस शेप्स एंड डायमेंशंस। इंडिविजुअल कंक्रीशंस में बी राउंडेड, सब राउंडेड, रफ और स्मूथ और स्मॉल। इनके 2 उदाहरण हैं उलिटिक और पिसोलिटिक। ये दोनों अपनी साइज के आधार पर
उलिटिक या पिसोलिटिक कहलाते हैं। इन उलिटिक स्ट्रक्चर्स कंक्रीशंस आर ऑफ द साइज ऑफ फिश एग। मछली के अंडों के आकार के, यानी 0.1 से लेकर 1 मिलीमीटर, बहुत छोटी साइज के जब कंक्रीशंस मिलते हैं, अपेयर्स लाइक असेंबलेजेस ऑफ फिश एग्स। चट्टानों में अगर 0.1 से लेकर 1 मिलीमीटर की साइज के गोल गोल कंक्रीशंस मिलते हैं जो कि मछली के अंडों के सदृश होते हैं, तो उसे हम उलिटिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। वहीं अगर लाइमस्टोन और बॉक्साइट में मटर के दानों के समान गोल गोल आकृति के स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं तो उन्हें हम पिसोलिटिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम नोडुलर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इरेगुलरली शेप्ड नोड्यूल्स ऑफ चर्ट, आयरन ऑक्साइड, आयरन कार्बोनेट्स, क्लेई आयरन स्टोन्स, इनसे बने हुए इरेगुलर शेप के जो नोड्यूल्स हैं उनको हम नोडुलर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। नोड्यूल्स शो एलोंगेशन और फ्लैटनिंग पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स। ये जो नोड्यूल्स बनते हैं ये बेडिंग प्लेन्स के पैरेलल या एक इलोंगेटेड ओरिएंटेशन के साथ मिलते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चर्स हैं केमिकली फॉर्म्ड, उन्हें हम जियोड बोलते हैं। जियोड स्ट्रक्चर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। होलो सेल ऑफ रॉक, जो चट्टान है उसका होलो शेल, बाहर का कवर, और इंटीरियर इज लाइंड विथ इनवर्डली प्रोजेक्टिंग क्रिस्टल्स। उसके अंदर जो भीतरी भाग है उसकी लाइनिंग होती है अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड क्रिस्टल से निर्मित। रॉक सेल इज मेड अप ऑफ चेल्सिडोनी एंड इनर एनक्रस्टेशन आर मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। यानी चेल्सिडोनी की बाहर का रॉक का आवरण है जो कवर है, और अंदर जो एनक्रस्टेशन होता है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स का इनवर्डली प्रोजेक्टेड क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स से निर्मित होता है। इन्हें हम जियोड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये इनमें आप स्लाइड में उलिटिक कंक्रीशंस और पिसोलिटिक कंक्रीशंस के डायग्राम फोटोग्राफ देख सकते हैं। इसमें आप नोडुलर स्ट्रक्चर्स और जियोड स्ट्रक्चर्स दोनों को दिखाया गया है। आगे इस स्लाइड में खूबसूरत जियोड के प्रकार 4 फोटोग्राफ्स में दिखाए गए हैं जो कि इंटरनेट डिफरेंट जियोलॉजिकल पेजेस से डाउनलोड करके आपके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तीसरे प्रकार के जो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इसमें फॉसिलिफेरस स्ट्रक्चर्स, जो कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ इन द रॉक, जो पैलेंटोलॉजी में हमने पढ़ा, जीवाश्म होते हैं, फ्लोरा और फौना दोनों के जो फॉसिल्स हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं रॉक में। तो रॉक में प्रिजर्व फॉसिल्स एक संरचना के सदृश नज़र आते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम फॉसिलिफेरस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम स्ट्रोमेटोलिटिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिमेन्स ऑफ एल्गी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, प्रारंभिक प्रिमिटिव स्टेज पे जो एल्गी थी उसका जो प्रिजर्वेशन हो जाता है, एल्गी का रिमेन्स अगर चट्टानों में सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उसे हम स्ट्रोमेटोलाइट्स या स्ट्रोमेटोलिटिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। चट्टान है उसको हम स्ट्रोमेटोलाइट्स बोलते हैं, और उसमें जो ये संरचनाएं नज़र आती है एल्गी की रिमेन्स की प्रिजर्वेशन की, उसे हम स्ट्रोमेटोलिटिक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ये इस स्लाइड में हमने फॉसिलिफेरस स्ट्रक्चर्स, इसमें आप देखिए एक चट्टान के अंदर फॉसिल्स प्रिजर्व हैं उसको देखा जा सकता है, और इसी के राइट में स्ट्रोमेटोलिटिक स्ट्रक्चर्स कैसे दिखाई देते हैं वो दिखाया गया है। अगली स्लाइड में स्ट्रोमेटोलाइट्स एक स्ट्रक्चर्स के रूप में कैसे दृष्टिगत होते हैं उसे देखा जा सकता है। अगली स्लाइड में भी ये स्ट्रोमेटोलाइट्स खूबसूरती से डिस्प्ले हो रहे हैं। ये विभिन्न प्रकार के सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स के बारे में पूरी जानकारी आपको मैंने दी। इसमें जो सोर्स काम में लिए गए वो इस स्लाइड में दिखाए गए हैं।
उम्मीद है कि कोविड-19 की महामारी के दौरान ई लेक्चर जो हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं और उनकी PDF और उनके लिंक क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप इनका अध्ययन करेंगे और इनसे संबंधित जो असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं उन पर भी आप अपनी जानकारी प्रदान करेंगे।